टीवी में मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और फिर पेंडोरा ने एक बार फिर वो सारी ख़बरें, चाहे बलूचिस्तान की हों, चाहे कोरोना की हों, चाहे हुकूमत के जाने की हों, चाहे नेशनल वो क्या है नैप की हों, सब पस मंज़र में चली गई। बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी और हम मुंतज़िर थे रात के वक्त के ऐसी दहला देने वाली करप्शन की खौफनाक खबरें आएंगी और प्राइम मिनिस्टर समेत ऐसे ऐसे जुगादी सियासतदानों के नाम होंगे कि हुकूमत अगर गिरी नहीं तो हिल भी ज़रूर जाएगी। मगर मुझे हैरत हुई कि जो मैंने जब फहरिस्त देखी हुकूमती अरकान की और बाकी लोगों की, मीडिया की, तो वह गिनती के यानी नाम नज़र आए। अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो एक आला सतही इजलास बुलाया और प्राइम मिनिस्टर ने यानी जो उनके जो ज़राए कहते हैं, तर्जुमान कहते हैं कि उन्होंने एक कानूनी कमेटी बनाई है और ख़ुद भी वो जो है इसका जायज़ा लेंगे कि क्या उनके पार्टी के जो अरकान या दीगर लोग मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कराएँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो ये सब कुछ जो हाइप क्रिएट की गई और कहते जी कोई 16,000 सहाफ़ियों में, जिसमें 2 पाकिस्तान के भी थे और 77 ममालिक और पता नहीं कितनी शख्सियात और पता नहीं लाखों डॉक्यूमेंट, और ख़ुद ज़रा बाकी सब छोड़ें कि जो पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था 700 शख्सियात, मुझे तो लगता है कि इस पेंडोरा पेपर को जो हाइप क्रिएट की गई थी शायद उसके पीछे कोई और पस मंज़र हो। मेरे नज़दीक तो राई को पहाड़ी बना दिया गया है। यानी अगर आप देखिए कि 700 पाकिस्तानियों के जो नाम दिए गए हैं ताजरों और सनतकारों के, उनमें 99% गुमनाम लोग होंगे। 1 शौकत तरीन, 2 अलीम ख़ान, 3 शर्जील मेमन, 4, 5, 6 इस तरह के। और फिर जनाब कुल क्या बताया जा रहा है 5 अरब डॉलर की लंदन में जायदादें। मैं तो इसको ऊँट में ज़ीरा भी कहूँगा अगर मैं इसकी तफसील में गया। फिर सिर्फ 3 रिटायर्ड फ़ौजियों के बेटे या बेटी, 4 सियासी घरानों की फैमिली के नाम उछाले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 1 देख लें और जनाब आप देख लें कोई नून लीग के 3, हुकूमत के 7। यानी ऐसा लगता है कि कठेरे में खड़े किए गए कि मगरमच्छों को शायद तहफ़्फ़ुज़ देने की साजिश की गई है। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला ऐसा लफ्ज़ कि जो मैं इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा मौजूदा या साबिक़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से मालूम करूँ कि इस पूरे जो गुफ्तगू हुई, जो अखबारों में शायद सुर्खियाँ बनी, जो डिस्कशन में आया, उसमें दिलचस्प बात यह है कि हमारे जो मीडिया मालिकान हैं उनका इस तरह स्क्रीनों पर ख़बर ना आई, उस तरह सनसनीखेज़ तरीके से उनके फेस नहीं दिखाए गए। और दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप एक दूसरे मीडिया ग्रुप के को कह रहा था कि उसका जो है बदनाम ज़माना शख्स जो है कारोबारी शख्सियत इसमें मुलव्विस है। जबकि मैं मीडिया ग्रुप्स में देख रहा हूँ माशाल्लाह 5 बड़े घरानों के नाम हैं। उसमें जंग ग्रुप, एक्सप्रेस ग्रुप, बोल तो था ही, और जनाब और तो और अभी एक और गोरमे ग्रुप, यानी ये सब नाम, और CNN, और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने कहीं और से नहीं बल्कि ख़ुद एक अंग्रेज़ी अखबार डॉन को बहरहाल क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने ये पूरी फहरिस्त जो है शाये की है। हाँ, ये ज़रूर है, मैंने जैसे कहा कि 24 घंटे हो गए मीडिया का उस तरह जिक्र नहीं आया। इसीलिए कहता हूँ ना कि जी, और अपनी आँख के शैतीर पर नज़र रखें। हमारी आँख से कांटे निकालने वाले कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। कायरा साहब आपका शुक्रिया। मुस्तफ़ा, मैं जो कह रहा था सियासतदान तो बेचारे बदनाम चले जनरल और जिस भी करते हैं, लेकिन जो हमारे मीडिया बड़ा शोर मचाते हैं। मुझे याद है कि एक बार आपने एक बड़े सीनियर एंकर से कन्फर्ट किया था, और मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि और अपनी आँख, हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो, गुनाहगार पे पत्थर संभालने वाले, और अपनी आँख के शैतीर पर नज़र रखें, हमारी आँख से कांटे निकालने वाले। तो किसी ने जिक्र किया नहीं हो, लेकिन ये 5 मीडिया ग्रुप भी इसमें शामिल हैं। कायरा साहब उस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, आप भी शायद थोड़ी सी पॉलिसी के लोगों से खौफजदा रहते थे, ये मिनिस्टर भी खौफजदा रहते थे, इनका नाम कोई नहीं लेता। कायरा साहब पहली बात तो यह है कि इनका नाम कहाँ लेना है, मीडिया में लेना है। आप ले रहे हैं क्योंकि आपके मीडिया हाउस इससे बचा होगा।
अभी आपको भी फोन हो जाएंगे, आपको भी अपनी बिरादरी के लिए मजबूर कर लिया जाएगा। तो मीडिया का ट्रायल कौन करेगा? मीडिया ने खुद करना है तो नहीं करेगा, अदालतें करेगी तो उनको कोई सबूत नहीं देगा तो उसको छोड़ दीजिए। बट ये जो अभी नाम आए हैं, इसके बारे में कोई सर्टन सूरत हाल अभी है नहीं कि इनके ऊपर इल्जामात क्या है, कि अगर उन्होंने इलीगल मनी कोई बाहर पार्क किया हुआ है, कोई टैक्स एवेडेड मनी है या करप्शन का पैसा है, वो क्या है। तो जब तक ये सबूत ना आ जाए, ये बात सामने ना आ जाए कि इन्वेस्टिगेशन का बेसिस क्या था। अब रेलवी साहब, ये किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना मुश्किल होगा। सियासतदान आसान कौड़ी होते हैं, उनके साथ जो चाहे खेल लेगा। बाकी जो इदारे हैं ताकतवर, उनके बारे में बातें करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, जिस भी चीज की बात करनी हो, पहला इशू तो ये है कि क्या अभी आपके पास या मेरे पास या जो लोग इनके नाम दे रहे हैं, उनके पास कोई सबूत मौजूद है कि ये पैसा इलीगल गया है या ये। कायरा साहब, अगर आप कायरा साहब देखें, कायरा साहब आप भी, मैं ज़रा पुरानी रिवायत का आदमी हूँ और अलग आपको इल्म है कि मैं भी आवाज़ लगा रहा हूँ पिछले 20 साल से, और कोशिश ये करता हूँ, और मैंने कहा ना मैं बहुत बड़ा ना एंकर ना कुछ, लेकिन जो बात हमने कही है या लिखी है या कही है, हम उसको ओन करते हैं। अगर सियासत और अगर हम पर होता है तो जवाब देते हैं। तो ये कैसे सियासतदान हैं, कैसे रिटायर्ड फौजी हैं या जो लोग नाम आए कि आज 24 घंटे से उनके नाम चल रहे हैं और वो कन्फर्ट नहीं कर रहे। मसलन शौकत तरीन साहब को तो रिजाइन पहले कर देना चाहिए था ना, वजीर खजाना का अगर नाम आ रहा था उसके बाद कहते कि उसको रिजाइन लेना चाहिए था ना उनसे। हेलो जी 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 कायरा साहब, जी कायरा साहब, मैं कह रहा हूँ उनसे तो रिजाइन लेना था। रेड्डी साहब, खुदा के मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक उनकी तफसीलात का इल्म नहीं है। किसी का पैसा बाहर होना, किसी की कंपनी बाहर होना और किसी का नाजायज पैसा बाहर होना, नाजायज तरीके से पैसा ले जाना, ये सारे अलग अलग अमल है। और बहुत सारे लोग वो हैं जो जायज तरीके से बाहर पैसे लेके जाते हैं। सो जब तक ये वाजे नहीं होगा, इसके लिए हुकूमत को इन्वेस्टिगेशन करेगी नहीं करेगी। अगर हुकूमत के लोगों का पैसा है तो उनको भी वजाहत करनी चाहिए, अपोजिशन के किसी बंदे का है तो उनको भी करनी होगी, अगर मीडिया का है तो वो भी, अगर फौज के कोई साबिक लोग हैं उनका कोई इल्जाम है या कारोबारी तबका है, तो सबको इसकी वजाहत तो बहरहाल करनी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपने तय ये कोशिश करेगी कि अपने साथियों को उनके रवायत के मुताबिक क्लीन चिट दे और अपोजिशन वालों की थोड़ी पगड़ी उछाल दे। पैसा किसी में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो गए, मीडिया को किसी ने हाथ नहीं लगाना, बाकी तरफ देखना वैसे ही मना है। नहीं, मीडिया को तो कोई भी हाथ नहीं लगाता। लेकिन कायरा साहब, मैं अगर तफसील में जाऊंगा, एक बार हम जब प्रेस क्लब के थे और छापड़ा थे और हमारे बारे में छपा था कि हमने किसी बाहर के मुल्क से 25,000 रुपये लिए थे, मजीद निज़ामी साहब मौजूद थे, जहां उनकी खबर छपी हमने कहा वहीं हमारी खबर छपेगी, तरदीद उन्होंने छापी। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि सॉरी टू से कि पॉलिटिशियंस भी जो हैं या हमारे जो जजेज हैं जिन जिन पे इल्ज़ाम लगते हैं, वो कन्फर्ट भी तो नहीं करते, वो खड़े भी तो नहीं होते। बहुत सारे लोग करते हैं। असल में ना ये भी एक मसला होता है कि हमारा आपका चोली दामन का साथ होता है ना, तो आपके साथ मुस्तकिल नाराजगी और दुश्मनियां नहीं पाली जा सकती। लेकिन हैविंग सेड दिस, इसको एक तरफ रखिए, ये अलग बहस है। बट ये जो इशू है कि पंडोरा लीक्स में बहुत सारे लोगों के नाम आ गए हैं, मैं फिर कहूंगा कि उन नामों के साथ जो फहरिस्त आई है, ये कि इनकी कंपनियां हैं, उनका कितना वैल्यू है, वॉल्यूम क्या है, और वो पैसा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 2 साल ये होती रही ना कि इनका पैसा जो था वो इलीगल गया था कि नहीं गया था, उनसे कोई वजाहत ली गई है कि नहीं ली गई। और अगर उन्होंने वजाहत नहीं दी तो फिर हुकूमत कोई उनसे पूछेगी, कोई इदारा पूछेगा। लेकिन मुझे कायरा साहब, सॉरी टू से मुझे कायरा साहब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई। शायद मैंने आपसे इब्तिदा ही मालूम किया था, हम तो समझ रहे थे कि पता नहीं क्या क्या नाम होंगे, कितना, यानी कुछ 5 अरब डॉलर की जो है वो सिर्फ हैं। अभी आपका एक रियल इस्टेट का आइकॉन है, उसको एक केस में 1,000 अरब रुपए का उससे कहा मांगा था। तो ये 5 अरब डॉलर की जायदादें, बेचारे 7 PTI के वो भी बड़ी बेचारे तरीन मरीन, अलीम खान, शाहनवाज खान, ये वो, इसी तरह एक बेचारा शर्जील मेमन, 3। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो हाइप क्रिएट की गई है, तो ऊँट में जीरा है जो पैसा था,
जो बताया जा रहा है। ये तो बड़े मगरमच्छ आ ही नहीं रहे, ये तो खोदा पहाड़, मैं तो कह रहा हूं इसको। कायरा साहब, ऐसी ही होगी, मुझे क्योंकि तफसील है नहीं मेरे पास, मैं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में था। अभी मैं उसकी तफसील लूंगा, जब उसकी तफसील सामने आएगी, उसकी डिटेल सामने आएंगी और किसका कितना पैसा है, कौन सी कंपनी में है, उनकी अपनी वजारतें भी लोगों को नहीं है, और वो जो वजारतें हैं वो कितनी मुसद्दका है। तो अगर कायरा साहब आप हमें 2 बल्कि 3 दहाई से जानते हैं, हमारी बात का एतबार नहीं है आपको? हम तो लाइव आपसे सवाल कर रहे हैं। मुझे आपकी नहीं वो पार्टी की वजह से नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो तफसील तो स्क्रीन पे आ रही है, तफसील मैं आपको बता रहा हूँ। 100% एतबार है, आपका मुकम्मल एतबार भी है। सवाल सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि किस, फर्ज करे मिस्टर ए पे इल्जाम लगा कि उसने, बाहर कोई कंपनी है उसकी कितनी दौलत है मुझे नहीं पता, उससे सवाल किया गया कि तुमने ये कंपनी की दौलत बाहर कर ले जाई, तो ये इसका क्या आपको लीगल मीन था कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे नहीं पता। तो ये जब तक उनसे वजाहत नहीं आ जाती, इस पे कोई मेजर कमेंट तो नहीं हो सकता। हाँ, सवाल जरूर होना चाहिए, हर बंदे से होना चाहिए कि भाई ये तुम्हारा नाम आया है, अपनी वजाहत करो कि तुमने ये कंपनी बनाई है, तुम्हारा ये पैसा बाहर है, तुम्हारे पास कोई सबूत मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है और इलीगल पैसा है तो उसकी वजाहत और उसकी जजा सजा होनी चाहिए। मुझे इल्म है, जब मेरे प्रोड्यूसर ने कहा था कि कायरा साहब राजी हुए कि वो इतने सीनियर सीजन्ड सियासतदान है कि मैं उनसे कुछ निकाल नहीं सकूंगा जवाब, वो इसी तरह जवाब देंगे जो आपके है। मैं तो ये कहती है कि सहाफत का तालिब इल्म देखे ना, मैं यहाँ बरस जाऊं कि जी फलां वजीर इस्तीफा दे और वजीर आजम ये करे और ये करे, ये बात मुनासिब नहीं होती। हमें बातें वही करनी चाहिए। मुझे भी मसाला चाहिए होता है, मैं अपने मुखालफों पे बरसूं, मेरे मुखालफों को मुझ पे बरसने का मसाला चाहिए। मुझे मीडिया के खिलाफ बोलने के लिए मसाला चाहिए, मीडिया को मेरे खिलाफ बोलने के लिए मसाला चाहिए। तो सब अपना अपना मसाला बेचेंगे, लेकिन बात जो सच है वही करनी चाहिए। कायरा साहब को तो नाम नहीं आता, हमने तो 20 साल से नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो इतने हैं ही नहीं कि मैं पाकिस्तान में कोई बड़ा कारोबार कर लूं। तो जब तो मैंने अर्ज किया ना, गए हैं, लेकिन बरेली साहब, लोग जायज पैसा लेके भी तो बाहर गए हैं ना। लोगों का जायज पैसा है, जायज कमाई का पैसा है, बाहर जाके कारोबार किए हैं, वो भी लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग हैं जो बाहर गए, बाहर जाके पैसा कमाया, वहां अपनी कंपनियां बनाई, वापस आ गए। हमारे गवर्नर साहब हैं पंजाब वाले, वो बाहर रहे, वहां काम किया, वहां सियासत की, वापस आ गए, उनके बच्चे वहां हैं। सो इस तरह और बहुत सारे लोग होंगे। मैं आखिरी सवाल देखें कायरा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपका इस तरह नाम लिया जाएगा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग से, करप्शन से, ब्लैक मनी से पैसा कमाया, तो आप माशाल्लाह, मुझे पता है उसमें मीडिया हाउस के, उस चैनल के, उस को डायरेक्ट आप उसके घर चले जाएंगे, ये सुर्खियां लग रही हैं। अब इसका तो उन लोगों को ये चाहिए ना कि अदालत में जाके उनको पकड़ें। मुझे याद है कौसर नियादी जैसे शख्स ने जो है लंदन की कोर्ट में केस लड़ा था और वो जीत गए थे, पहले ये नहीं होता था। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों का वकील तो नहीं, उनको करना चाहिए। अभी तक तो ये मामला केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन लोगों को अगर वो बेगुनाह है तो उनको मीडिया के खिलाफ बात करनी चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी करनी चाहिए। अभी तो सवाल है चाहिए। जब इसके हकायक हमारे सामने मजीद आ जाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस पर रोशनी डाल सकेंगे। एक तो बड़ा जज्बाती रंग में अभी हो सकता है कि जी फलां बंदा इस्तीफा दे दे, फलां ये कर दे, ये शायद मुनासिब नहीं होगा मेरी नजर में। लेकिन कायरा साहब, चले आखिरी बात ये करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहाँ 2.5 करोड़ बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते, जहाँ हम पढ़ रहे थे कि जी कितने खुदकशियाँ कर लेते हैं, जहाँ एजुकेशन का ये आलम है, जब इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं, और मैं तो खैर तेरी खान साहब ने जो तब्दीली की बात की थी वो तो खैर आपसे इस तरह नहीं लूँगा, इसलिए अफसोस ये होता है उसमें जब हम ये बात सुनते हैं कि ये इनकी आल औलाद करोड़ों अरबों में खेल रही है, तो ये अफसोसनाक अमर है ना कायरा साहब। बरेली साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, इनका इलाज होना चाहिए, हर करप्ट की गर्दन नाप देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, आपके दाएं बाएं आगे पीछे नाक के नीचे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ आप तो बाहर की दौलत को छोड़ दीजिए, यहाँ बहुत सारे हैं। क्या हम उनका इलाज कर पाएंगे? क्या कर पाते हैं? क्या आप नहीं जानते कि सियासत के अंदर कौल, आप तो एक
आधी सदी हो गई आपको, आपको पाकिस्तान की लिविंग हिस्ट्री है आप जैसे लोग, तो आप जानते हैं कि कौन सियासतदान क्या था आज क्या है, कल को कोई ब्यूरोक्रेट क्या था आज क्या है, कल किसी और इदारे का सरबराह या कोई और उसका बड़ा अफसर कल क्या था आज क्या है। इसी तरह हमारे जजेस के बारे में बहुत सारे लोगों की बातें आती है, कारोबारी लोगों के बारे में बेशुमार सबूत मौजूद है। तो ये तो खुली किताबें हैं, शुक्रिया कायरा इलाज साहब। तो होना चाहिए। जी शुक्रिया कायरा साहब, न सिर्फ पीपल्स पार्टी के से तवील वाबस्तगी और खुलकर बात करते हैं, और अभी भी वो कह रहे थे कि जनाब जिन जिन के नाम आ रहे हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का है, क्योंकि वो करप्शन के हवाले से सबसे बड़े दावेदार हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेहतर ये था कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे थे तो जिन लोगों के नाम आए थे कम से कम उनके नायब वावडा, उनके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, सीनियर मिनिस्टर अलीम ख़ान, और उनसे तो कम से कम उन्हें उस वक्ती तौर पर ही सही रिज़िग्नेशन ज़रूर मांगना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद ही ये लोग तवक्को करेंगे कि जो कमेटी बनाने जा रहे हैं, जो कानून टीम बनाने जा रहे हैं, वो सही फैसला देगी। पैनोरमा सेंटर के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। इसी दौरान जब मैं बाकी तमाम शख्सियात यानी सियासी और रिटायर्ड जनरल और हुकूमती अपोजिशन को दिखा रहा था, और जब मैंने मीडिया मालिकान को दिखाया तो उन्होंने कहा कि जी 20-25 जितने भी चैनल हैं उनमें से तो कोई नहीं बता रहा था। आपने कहाँ का ये सोर्स है? तो पहले तो ये मैं बता दूँ, एक तो सोर्स इसलिए कि जब मैं देख रहा था कि एक अखबार कसूर अखबार सबके नाम दे रहा है, जनाब फाइनेंस मिनिस्टर के नाम दे रहे हैं, वो रिटायर्ड जनरलों के नाम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जनाब एक शहनाज सज्जाद लेफ्टिनेंट जनरल फ़ला की बीवी का नाम, फ़ला की बेटी का नाम, फ़ला के अलीम ख़ान का, आरिफ नकवी का नाम, शर्जील मेमन का नाम, ये तमाम सबसे बड़े कसीरुल अशर अखबार ये सब नाम दे रहे हैं। तो फिर आप इसी में जहाँ ये सब नाम नुमाया दे रहे थे, इसमें ये नाम भी रखते जो खुद आज डॉन न्यूज़ ने दिया है जनाब, ये मैं नहीं ले रहा, डॉन न्यूज़ में ये नाम आए हैं मीडिया मालिकान के। ये देखिए और करीब से, जिनको चाहिए तो मैं उनको व्हाट्सएप भी कर दूं। तो बात यह है ना, वही जो मैं अपने कह रहा था, और अपनी आँख के शैतीर पर नज़र रखें, हमारी आँख से कांटे निकालने वाले। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हमारे साथ को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये दिखा दूं कि पब्लिक इस पर क्या कमेंट्स कर रही है, यानी आम आदमी क्या कह रहा है, और वो भी इस्लामाबाद का। अब ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, ये पहले तो हमें पता नहीं था ये चीज़ें क्या क्या होती थी। आजकल ख़ास कर ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद ये जो सोशल मीडिया में जो आ रहे हैं, और ये जो पहले इससे पहले वो पानामा लीक थे, फिर वीकी लीक से, और ये कंटेनर पे कुछ और कह रहा था, अब सिचुएशन कुछ और है, अपने बंदे नाम आ रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं अभी। अगर इमरान खान में थोड़ा सा अखलाकियत हो तो उसको चाहिए कि वो अपने बंदे सामने ले आए और रिज़ाइन करवाएं। जिस तरह इमरान खान ने तब्दीली के दावे किए थे और बोला था कि मैं इस मुल्क पाकिस्तान से करप्शन को मैं ख़त्म करूँगा, तो जिस तरह आपने देखा था पहले कि नून लीग के कई लोगों का नाम करप्शन में आया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उनको जेलों में बंद किया गया था। और नवाज शरीफ के बारे में आपको पता है, इमरान खान को भी चाहिए कि उनकी अपनी पार्टी में से जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको भी जेलों में बंद किया जाए। जिस तरह का सलूक नून लीग के साथ किया गया, इस तरह का सलूक अपनी पार्टी के मेंबरों के साथ भी किया जाए। पहले भी सारी करप्शन जो नवाज शरीफ ने और नून लीग वालों ने और जो भी कर चुके हैं आज तक, उसका क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। वो केस ही चल रहे हैं इतने सालों से, और ये भी अब खुल गया तो इस पे भी अब केस ही चल रहे हैं, वो इसका प्रॉपर हाल तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है कि पीटीआई को वोट लोगों ने इसी वजह से दिया था कि वो मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, नाइंसाफ़ी का खात्मा करेंगे, इंसाफ लेकर आएंगे इस मुल्क में। लेकिन जो पंडोरा बॉक्स खोला है अभी, और उसमें पीटीआई के खुद अपने वज़रा, उसके कैबिनेट के मेंबर, तो लोग मायूस हो गए हैं। लोगों के पास एक मुतबादिल इमरान खान था कि ये मुल्क को ठीक करेंगे, लेकिन लोग
मायूस हो गए हैं। हमने भी खान साहब को वोट दिया था, लेकिन ये जो हुआ है माजी की हुकूमतों में भी इसी तरह होता रहा है, और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वगैरह वो भी इसी तरह करते रहे हैं। लेकिन ये आइंदा देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो करप्शन निकली है उसका भी कोई हल नहीं निकला अभी तक। अगर कोई भी है, अगर उनके साथी हैं, अगर वो करप्शन करते हैं, ठीक है, इन्होंने खुद तो नारे लगाए हैं करप्शन फलां कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता इनके वज़रा जो वज़ीर आज़म है, उसका नाम क्या है, वज़ीर हैं या MNA हैं, सेनेटर है, अगर उनमें कोई गलती है या उन्होंने करप्शन की है, ठीक है, तो उनके खिलाफ होना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इनको। तो आपने देखा कि इस्लामाबाद में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं था जो इसको डिनाइल करता, और उनका कहना यही था कि अव्वल तो पास में कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून बल्कि मरियम नवाज़ के और मियाँ नवाज़ शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर जो बड़े ख़बरों में रहे, उन्हें मैंने ज़हमत दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून अभी तक हैं। शुक्रिया ज़ुबैर भाई। ये जो मेरा तो ख्याल है, जैसे मैं कह रहा था, शायद हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, कि जो हाइप रात को क्रिएट की गई थी उसके मुकाबले में जो नाम आए, जो रकूम आई, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऊँट के मुंह में ज़ीरा या मूंगफली उसे कह सकते हैं। और कौन कौन से लोग बेचारे 700 आदमियों में अननोन, या फिर कोई बीवी बेटा भाई वगैरह, हाँ मीडिया मालिकान ज़रूर बड़े बड़े नाम आए हैं, उसका एक अलग बात होगी। तो आप नहीं समझते कि जितनी हाइप क्रिएट की गई उतना बड़े नाम नहीं आए, उनके ऊपर इतने अरबों खरबों के जायदादें या विरासतें या करप्शन नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है मुजाहिद साहब, बड़ा सिंपल सा है। जब पनामा आया, ये आपको पता है, आप मीडिया के आदमी, ये चलाने की बात होती है। जब अगर यही अल्फाज कहे जा सकते थे कि नवाज शरीफ के 2 बेटों का नाम है उसके अंदर, जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं तकरीबन 20 साल से, ऐसे ही था ना, कहा जा सकता। जो लॉ के हिसाब से, जो पाकिस्तानी कानून के हिसाब से वो जवाबदेह है ही नहीं पाकिस्तान की किसी अथॉरिटी को, जिनका नाम आया था। लेकिन उसको क्या पहाड़ बनाया गया, उसी को पहाड़ बनाया गया था ना। आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि दूसरा नाम था, मियां नवाज शरीफ का तो नाम था ही नहीं उसके अंदर, लेकिन खानदान को पूरा घसीट के लेके आए थे और 3 जनरेशंस को लेके आए थे। और मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ याद दहानी के लिए कि जब JIT बनी तो उसमें 13 क्वेश्चंस थे। उस 13 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये था कि सन 72 में आपके वालिद साहब ने गल्फ स्टील कैसे लगाई थी। अभी 2017 में 45 साल पुराना एक किस्सा छेड़ा गया कि आपके वालिद साहब ने गल्फ स्टील कैसे लगाई थी। अभी हम ये कह रहे हैं कि छोड़ दें कौन है, जो आपके वुज़रा हैं ना, और जो रिटायर्ड जो भी सीनियर रैंक के वो हैं, उनके ऊपर उसी तरह से करें सवाल जवाब, उसी तरह से जैसे मियां नवाज शरीफ के लिए की गई थी। मियां नवाज शरीफ का तो नाम भी नहीं था ना, यहाँ तो शौकत तरीन का नाम है ना, नाम है उसका, और वो अलीम खान का और दूसरों का, बिल्कुल उसी तरह से करें और उसी तरह से उसका सर्कस करें और उतने सख्त उनके सवालात पूछें और फिर पीछे ले जाए सन 70 कि अच्छा जी ये तो आपने आज का एक्सप्लेन कर दिया कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी ये पैसे आपके पास कब आए थे, फिर उसके बाद पीछे जाएं और फिर पीछे जाएं और आपके वालिद साहब के पास कैसे आए थे, ये भी सवाल था ना। और उधर तो ये भी पूछा था कि सन 74 में या 75 में जब वो बिकी थी गल्फ स्टील, तो वो क्यों बिकी थी, दूसरा सवाल था। तीसरा था जो उसके पैसे आए थे वो कहाँ गए थे। सवाल पूछ रहे हैं 45 साल पुराना मियां नवाज शरीफ से, उनके मरहूम वालिद की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। कभी दुनिया की तारीख में कभी ये हुआ था? तो हमने तो सियासत जो है ना, मैंने वो सीखी है इमरान खान से। और जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स उन्होंने देखना, उन्होंने मोरालिटी, एक तो उनका प्रिंसिपल है ना, एक तो लीगल एस्पेक्ट है, लेकिन उनका एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ रहा है कि अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आप पैसा बाहर क्यों रखें। ये है ना उनका, 50,000 दफा उन्होंने कहा है। तो आप पूछे ना अपने वजीरों से कि पैसा क्यों बाहर रखा है, क्यों ऑफशोर कंपनी बनाई है अपने बाहर। ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, उनके तो अकामा इज लाइक अ वीजा, उनके तो अकामे पर आपने नाअहल कर दिया। और यहाँ बड़े आराम से शौकत तरीन ने कहा कि मैंने इसलिए बनाई थी कि मैंने इक्विटी रेज करनी थी। मतलब हम पूछें कि इक्विटी रेज करने के लिए आप गए थे ना बाहर, आपने ऑफशोर कंपनी बनाई थी ना, मजबूरी थी, कानून के तहत बनाई थी। नवाज शरीफ ने कौन सा कानून तोड़ा था?
लेकिन भाई आप तो सारा मलबा मौजूदा हुकूमत पे गिरा रहे हैं। खैर एक आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ है, एज अपोजिशन आपका राइट भी है, लेकिन इमरान खान ने कोई गैर कानूनी तौर पर तो किसी को डायरेक्ट कठेरे में नहीं भेज दिया ना उसे जेल भेज दिया, जिस तरह पहले एक ज़माने में डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत कर दिया करते थे, इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालतों में भेजते थे। ये तो पाकिस्तान की अदालतें हैं ना, ये जो नैब की कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से उनको सज़ाएँ नहीं मिल रही हैं, इसमें हुकूमत और PTI का क्या कसूर है? मैं तो अभी प्राइम मिनिस्टर से मिला था, वो तो इस बात में बड़े बेबस नज़र आए, बड़े परेशान थे कि जनाब मैं वाकई इन लोगों को सज़ा नहीं दे सका जितनी मैंने हाइप क्रिएट की थी। लेकिन सॉरी टू से कि आप सिर्फ अपोजिशन की हैसियत से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिन लोगों पे लगाए गए हैं, यानी PTI से हटकर भी हैं जो उनके बारे में भी तो बात करें ना, खाली हुकूमत में मलबा क्यों ज़ुबैर साहब? जो कोर्ट्स ने उनमें जजमेंट्स दिए हैं, अभी आज से 3 महीने 2.5 महीने पहले जजमेंट्स आई थी, वो एक ही हफ्ते में 3 की आई थी। एहसन इकबाल की, ख्वाजा आसिफ की, शाहिद खाकन अब्बासी की, जो बेल पर आई थी। इसी तरह से जो शहबाज शरीफ के सिलसिले में या साद रफीक के सिलसिले में या उनके भाई के सिलसिले में, उसको पढ़े तो सही, लिखा हुआ क्या? उसमें लिखा हुआ है कि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी ही नहीं है। ये है लिखा हुआ जजमेंट्स में। तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है तो वो कहां से सजाएं दें? और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, एक लीगल नुक्ता, जब बेल होती है तो बेल में डिटेल जजमेंट कभी भी नहीं आती है, लेकिन नैब लॉज के तहत बेल अलाउ ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जब बेल दी है तो इस वजह से डिटेल जजमेंट दी है कि जी उसमें कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई टैक्स एवेजन नहीं है। अब अगर इतना तो अगर आप लेके आखिरत में भी कब्र में भी जाएंगे तो आपको अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेगा कि ये सब आपको मिल गया है कोर्ट्स की तरफ से, तो क्यों नहीं है? ये एक नई चीज फैलाई हुई है कि जी कोर्ट नहीं चलाते हैं। भाई कोर्ट नहीं चलाते, शाहिद खाकन अब्बासी ने रोका हुआ है किसी को? किसको? मतलब या तो ये आप ये कहेंगे कि कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन ने ये प्रेजेंट किया था और जज साहब उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। कौन से केस में ऐसा? ये बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है कि जी हमारे इदारे नहीं चलाते हैं। भाई इदारे, जजमेंट्स आई हुई हैं। कौन सा केस है मुझे आप PMLN के बता दें कि जिसमें जजमेंट नहीं आई हुई? एक केस बता दें। और रीजन क्या है जजमेंट का? कि जी उन्होंने जो फाइल किया था उसी के बेसिस पर जजमेंट देंगे, तो उसका बेनिफिट ह्यूमिलिएशन तो हो गई, जेल तो हो गई, मुश्किलात तो काट ली। और सबसे बड़ा केस जो मैं आपको बता दूं, राना सनाउल्लाह का 2.5 साल पहले कहा था ना, जान अल्लाह को देनी है और कब्र में जाना है अपने आप को। उस रब की कसम, उस रब की कसम, कितनी दफा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, इंटरव्यूज में कहा था, वो कहाँ गए? वो कभी कसमें खाते हैं? अभी कभी बताते हैं? शुक्रिया ज़ुबैर साहब, और गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। लंदन में बड़े सीनियर बैरिस्टर लॉयर हैं, उनसे मालूम करेंगे कि ऑफशोर कंपनीज के हवाले से बरतानी अदालतें क्या कहती हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिर एक बार फिर आपको खुश आमदीद करता है। मैंने सोचा कि बरतानिया ही का जिक्र है कि लंदन में जितनी भी जायदादें हैं या ऑफशोर कंपनियां हैं वो कोई जिनकी मालियत कोई $5 अरब बताई जाती है, वो वहीं की हैं। तो मैंने सोचा लंदन में बड़े मशहूर लॉयर मियाँ बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ से मालूम करूँ। जी बैरिस्टर साहब, मैं जितने मैं पहले भी अपने लोगों से भी पूछ चुका हूँ कि हाइप ज़्यादा क्रिएट की गई और जो पैसे बताए गए हैं, जो लोग बताए गए हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान के, वो बहुत कोई नोन नहीं है। बैरिस्टर साहब जी, बरेली साहब, आपको मैं मादत के साथ बताऊंगा। देखें, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो हर चीज़ को बात का बदंगर बना देते हैं, बजाय इस चीज़ को नोट करें कि कंट्री का इंटरेस्ट क्या है। हमने यूरोप में रहते हुए देखा है कि वलायत में और यूरोपियन कंट्रीज में बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक फिर उस पर एनालिसिस होता है, फिर जर्नलिज्म होती है, बजाय इसके कि आप एक ऐसी खबरें देखने को मिलें
कि जैसे आपने बताया कि हाइट तो बहुत थी, लेकिन नाम ना तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन का आया है बल्कि आम लोगों का आया है। तो अगर इररिस्पॉन्सिबल रोल होएगा प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो आपको पता है कि यही खबरें जो है आपका हमसाया मुल्क और दूसरे ममालिक उठाते हैं और आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये बड़ी डिस्करेजिंग बात है कि अनलेस कि आप एक सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े और आप उसमें से देखें कि क्या वाकई किसी शरीफ फैमिली के मेंबर का या मेन पॉलिटिशियन का या जरदारी साहब का नाम अंदर है, तो फिर तो आप क्या कहते हैं बेबाक तबसरा भी करें और उसका एनालिसिस भी करें, तो आप कंट्री को फेवर दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बगैर किसी सोर्स इंफॉर्मेशन के बगैर पढ़े डॉक्यूमेंट एक अजम्पशन पे अगर ये तबसरा शुरू हो जाए, जैसे मैं कल मुझे नहीं पता ये बात ठीक है, लेकिन मैं एक फोटो देख रहा था कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले मरियम साहबा के बेटे का नाम लिया कि उनका नाम आया, बाद में तब्दील कर दिया आफ्टर सम टाइम। तो ऐसी चीज़ें जो है वो मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाती हैं, मईशत को नुकसान पहुँचाती हैं। तो बैरिस्टर साहब, ये लीगल हैसियत क्या होती है? मतलब जो बरतानिया में जिन ऑफशोर कंपनियों का जिक्र किया जा रहा है, ये रजिस्टर्ड होती हैं, इनमें पूछा जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या ज़राए थे बैरिस्टर? जी बेली साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो कि हमें पूछना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया से और उनके एनफोर्समेंट एजेंसी से कि बरतानिया का मनी लॉन्ड्रिंग लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। ना सिर्फ एक जो मनी के सोर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है एंड सोर्स तक, बल्कि बंदे को भी इन्वेस्टिगेट जिसके कौन में पैसे आते हैं, जिसकी जो कंपनी डायरेक्टर होता है, बेशक वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो यूके में या यूके से बाहर किसी हम ऑफशोर कंपनी कहते हैं, ठीक है। और प्लस अगर एक बंदा पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो जो चेक्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे देखने में है कि लास्ट 30 ईयर से कि जितने भी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन नॉट फ्रॉम ओनली पाकिस्तान बल्कि अराउंड द वर्ल्ड अपने जो मनी जो है वो ना सिर्फ यूके में लेके आते हैं बल्कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। और जो बैंक्स हैं इन पर्टिकुलर जब भी मनी आती है और जो रेलिवेंट लॉयर्स होते हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उनकी ये लायबिलिटी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग चेक को कंप्लाई करें और एक सर्टिफिकेट इशू करें तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग चेक को कंप्लाई किया है। तो ये तो फिर वो बात है कि रेगुलेशन एज फार एज बुक्स आर कंसर्न्ड आर देयर, रूल्स आर देयर, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्रिमिनेटली हो रही है। जहाँ पे पैसा यूके में आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ मनी के ये लीगल है, इलीगल है या करप्शन की मनी है, उस शुक्रिया। बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ हमें बता रहे थे कि ज़्यादा तफसील से बात करना चाह रहा था, लेकिन कैमरे के पीछे से मुझे कहा जा रहा है कि अब मेरे पास इतना ही वक्त है कि मैं आपसे शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लूँ। तो GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।